गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एक नए चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग और चैप्टर 12 है ये। इस चैप्टर से उत्तराखंड बोर्ड में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। कितना इंपॉर्टेंट होगा और बड़ा सरल भी इसके क्वेश्चन होते हैं। आपने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई हैं, रैखिक और समीकरण पढ़ी हुई हैं, उनके हल करना आपने सीखा हुआ है, तो उन्हीं का यूज यहाँ होना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम आपको डिटेल में सब बातें बताएंगे। तो एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग की आवश्यकता विशेषकर बिजनेस में यूज होता है। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति के पास 50,000 है, वो एक शॉपकीपर है और उसका फर्नीचर का शॉप है। वो टेबल और चेयर अपने शॉप में रखते हैं बेचने के लिए, और कुल वहाँ पर अवेलेबल स्पेस जो है 60 का है। या तो 60 चेयर हो सकती हैं या 60 टेबल हो सकती हैं, ठीक है। और जब वो परचेज करते हैं सामान को, टेबल और चेयर को, तो एक चेयर 500 की है और यदि टेबल खरीदते हैं तो 2500 की है, ठीक है। और एक चेयर यदि वो सेल करते हैं तो 75 रुपीज़ का लाभ हो रहा है। एक वो टेबल सेल करते हैं तो 250 रुपीज़ का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हमने मैथमेटिक्स में ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है, ऐसा प्रोग्रामिंग करना है कि उस शॉपकीपर को मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। क्रय मूल्य का न्यूनतमीकरण करना और विक्रय मूल्य अधिकतम, मतलब लाभ का अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। और मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तभी तो लाभ होगा। यदि आपने खरीदा कम से कम में है और अधिक से अधिक लाभ में आपने बेचा, तब जाकर के आपकी शॉप बहुत बढ़िया चलेगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट उस शॉपकीपर को जिसके बाद 50,000 रुपीज हैं, उसको कितनी चेयर कितनी टेबल लेनी चाहिए जिससे उसको प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो। तो डियर स्टूडेंट, जो लोग लीनियर प्रोग्रामिंग जानते हैं वो करेक्ट बता देंगे कि इतनी चेयर या इतनी टेबल लेने से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहां आप वो सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर मेरे पास देखिए, आपने क्लास 11 पे भी लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई हैं और यहां पर हम उनका यूज करेंगे। हमारे पास यहां पर क्या होगा, सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आऊं तो कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, व्यवरोध, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनकी हेल्प से ये जो आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, व्यवरोध हैं, इनकी हेल्प से इस जड़ का, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, लाभ फलन, कुछ वर्ड हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और डिस्टेंस इसको कहते हैं लाभ फलन, ठीक हो गया। ये जो हैं इनको कहते हैं व्यवरोध, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स व्यवरोध की मदद से जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लिखते हैं जेड, इसका या तो मैक्सिमाइजेशन होगा या मिनिमाइजेशन होगा, ठीक है। जेड की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, जेड की क्या मिनिमम वैल्यू होगी, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इन कांस्टेंट की मदद से हमको इसकी वैल्यू चाहिए जेड की, ये मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ये यहां पर मेन उद्देश्य है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर होगा। देखिए, अब मैं सीधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूं। आपके पास जस्ट एक कांस्टेंट दे रखे हैं, आपने इनकी हेल्प से इसका मैक्सिमाइजेशन करना है, जेड का मैक्सिमाइजेशन करना है, जेड का अधिकतम वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मेरे पास कांस्टेंट क्या है, आप देखिए, आपने क्लास 11 में इनइक्वालिटीज पढ़ी। देखिए, एक तो होती है इक्वेशन,
एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपके पास ये इक्वेशन है, इसे इक्वेशन कहते हैं। इज इक्वल टू साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन। यदि मैं लिख दूं कि 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या बन गया, ये इनइक्वलिटी बन गई और समीका बन गई। या मैं कहूं 2x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये क्या बन गई, इनइक्वलिटी बन गई दोस्तों। या मैं लिखूं कि 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये आपकी इनइक्वलिटी है और समीका है। और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी इनइक्वलिटी है और समीका है। ठीक है, तो जब भी हम इनइक्वलिटीज को लिखते हैं, या तो ग्रेटर का साइन होगा, या लेस का साइन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, या लेस देन इक्वल टू का साइन यूज होता है। तो जब भी किसी रिलेशनशिप में वेरिएबल के बीच में ये सिंबल यूज होते हैं, तो उनको हम कहते हैं रैखिक असमीकाएं। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटीज। रैखिक इसलिए कि इनकी पावर 1 1 है। ठीक है, आपने रैखिक समीकरण पढ़ी होंगी, उनमें चरों की घातें कितनी होती है, चरों की पावर कितनी होती है, सिंगल सिंगल होती है, 1 1, तो इनको रैखिक बोलेंगे। और समीका ये सिंबल यूज हो रहे हैं, तो रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वलिटीज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे अब मैं ट्रेसिंग की ओर चलूंगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको ग्राफ कॉपी भी बनाना होता है, आपको ग्राफ का एक पेज भी दिया जाता है, बोर्ड के स्टूडेंट को ग्राफ का एक पेज भी दिया जाता है, उसमें आपको एक फिगर बनाना है। ठीक हो, तो मेरे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं, व्यवरोध आपके पास हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, ये एडजस्टेंट आपके पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। अब मुझे इसको ट्रेस करना है, तो मैं इसको पहले इस रूप में लिख लेता हूं, टेकिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैं ये जो आपके पास क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन होगी, इक्वेशन के रूप में लिख दिया, और मैंने इसको लिख दिया x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। कैसे, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्लास 11 में वहां आपने पढ़ा है कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है। इसका जब भी आप ग्राफ ट्रेस करते हैं, तो ये लाइन है, ये जो इक्वेशन है ये वाली है। ट्रेस होने के बाद x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट बनाया, तो इसको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में रखा। तो अब इसका ग्राफ डेस्टोइड क्या होगा, आप देखिए यहां पर करते हैं। देखिए तो आप ग्राफ कॉपी की मदद लेंगे तो आसानी रहेगा। देखिए 1 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी। तो x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, ये जो लाइन का इक्वेशन है, इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट बनाया लाइन ने। x एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट मींस 1 2 3 4। यहाँ a पॉइंट है 4,0, y एक्सिस पर भी 4 का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर 1 2 3 4। ये b पॉइंट है, y एक्सिस पर भी 4 का इंटरसेप्ट बनाया। x एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट बनाया लाइन ने, और y एक्सिस पर भी 4 का बनाया, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इस पॉइंट b के। अभी y एक्सिस पे पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0,4, और ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। तो अब आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये ज्वाइन कर दिया एडजस्टमेंट आपने, ये लाइन हो गई आपकी, और इसका इक्वेशन आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन। ठीक हो गया। अब मेरे पास दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है, दूसरा व्यवरोध क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यदि लेते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो 0 जब x की वैल्यू होगी तो वो तो y एक्सिस हो गया।
और 0 से बड़ी होगी x की वैल्यू, तो वो कहां होगा, कौन सा रीजन होगा, देखो कौन सा होगा, यहां भी सब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहां भी चले जाऊंगा तो x की वैल्यू सब 0 से बड़ी, यहां पहुंचते हैं तो x कुछ होता है, y नेगेटिव होता है, यहां जब मैं पहुंचता हूं तो x कुछ वैल्यू लेता है, y नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, तो इधर का पूरा रीजन में x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो जब हमने 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज की थी तो इसकी ट्रेसिंग हमने ऐसी की थी, इधर ये पूरा हो जाएगा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के आगे, y एक्सिस के ऊपर के सारे पॉइंट और y एक्सिस के आगे के सारे पॉइंट आपके इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, ये x एक्सिस का इक्वेशन है, 2 डायमेंशनल प्लेन में x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन में y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 मींस ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू आपकी 0 होगी, इधर सब y की वैल्यू आपकी 0 होगी। और दूसरी बात है y की वैल्यू 0 भी है और y की वैल्यू 0 से बड़ी भी है, और y की वैल्यू 0 से बड़ी कब होती है, x एक्सिस के ऊपर। यदि मैं यहां आ जाऊं तो x समथिंग होगा और y पॉजिटिव, यदि मैं यहां आ जाऊं तो x को नेगेटिव और y पॉजिटिव, मींस y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट और x एक्सिस के ऊपर के सारे पॉइंट आपके क्या हो गए, सारे पॉइंट आपके क्या हो गए, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए क्या है, देखिए स्टूडेंट, पहले मैं इस पे आता हूं, ये क्या बात, ये क्या बात कहता है, x प्लस वाई इज लेस देन 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये सॉरी 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मीन्स जितने भी पॉइंट इसके ऊपर पड़ेंगे लाइन के ऊपर वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। जैसे एक पॉइंट 4,0 है, x 4 है, y 0 है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। इस पॉइंट पे चलेंगे 0,4, x 0 है, y 4 है, तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का मतलब हो कि जितने भी पॉइंट लाइन के ऊपर पड़ेंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर होगी, क्लियर होगी, वही तो सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4 के ऊपर, वो सब इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। x प्लस वाई लेस देन 4, अब इसको ट्रेस करना आपने, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, x प्लस वाई इज लेस देन 4, ये कहां होगा, इसका सॉल्यूशन कहां होगा। अब आप देखिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इधर पॉइंट ले लीजिए, इधर पॉइंट ले लीजिए, इधर पॉइंट, देखिए कहां सॉल्यूशन होता है। चलिए मैं एक पॉइंट ही ले लेता हूं, इस लाइन के बाहर देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके कितने हैं स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0, ये इस लाइन के बाहर का पॉइंट 5,0, x5 y0 रखिए, x5 5 प्लस 0 5 हो गया, 5 की वैल्यू कभी भी 4 से लेस नहीं होती, इट मींस इसका सॉल्यूशन यहां कहीं नहीं है। एक और यहां देखते हैं, देखिए इस पॉइंट पर, इस लाइन के बाहर, यहां इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,5 रखिए, इसको x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, 5 की वैल्यू कभी भी 4 से लेस नहीं होती। इसका मतलब ना तो इधर के पॉइंट, इस लाइन के बाहर का कोई पॉइंट, ऊपर का, इसको ऊपरी तल बोलते हैं ना, अपर रीजन, ये लोअर रीजन, इसने इस लाइन में इस पूरे रीजन को 2 पार्ट में बांटा, अपर रीजन और ये क्या है, लोअर रीजन। तो इस लाइन के ऊपर का रीजन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप कोई भी पॉइंट यहां लेंगे इस लाइन के बाहर का तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गए। अब देखिए अंदर का पॉइंट, देखिए इसको, देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, यहां 2,0 रखे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, 2 लेफ्ट हैंड साइड में, 2 की वैल्यू 4 से लेस होती है, होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। यदि मैं इस पॉइंट को देखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट है 0,3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, 3 की वैल्यू 4 से लेस है। ठीक है, चाहे पॉइंट ओरिजिन का देखिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो 0 की वैल्यू 4 से कम है। इट मींस जितने भी लोअर रीजन में जितने पॉइंट हैं, एक तो ये अपर रीजन है, अपर रीजन
और ये होगा जैसे लोअर रीजन, ऊपरी क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र। इस लाइन में दो पार्ट में बना है ना, तो इधर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, इस इनइक्वालिटी का, परंतु ये लोअर रीजन में सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। कोई भी पॉइंट आप लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मैं माना फॉर एग्जांपल -1, -2, -3, एक पॉइंट ये देखता हूं -3,0, बट ये x इज इक्वल टू -3, -3 प्लस 0, -3 की वैल्यू 4 से लेस होते कि नहीं होती? यस होती है। इट मीन्स इधर का पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि ये रीजन हुआ इसका, ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। ये इस इनइक्वालिटी का, किस इनइक्वालिटी का? x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4 का ये पूरा रीजन सॉल्यूशन है। ये सारा अप टू इंफिनिटी जाएगा। देखिए आप देखें ऐसा। ठीक है, अब दूसरी इनइक्वालिटी क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस, और x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो ये रीजन कौन सा हो रहा है? ये इधर का रीजन हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x की वैल्यू 0 मींस y एक्सिस, और x की वैल्यू 0 से बड़ी मींस सब इधर के सारे पॉइंट। तो सॉल्यूशन कौन सा रीजन हो गया? ये पूरा रीजन आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो इसका सॉल्यूशन है, और y इज ग्रेटर देन 0 मींस y की वैल्यू 0 से बड़ी मींस सब ऊपर। तो ये रीजन सब, ये पूरा सॉल्यूशन आ गया इसका इधर। अब आपको कॉमन रीजन देखना है, व्हिच इज द बाउंडेड रीजन। कौन है परिबद्ध क्षेत्र? कौन घिरा है बीच में? एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये वाला इसका सॉल्यूशन तो कहता है, ये क्या कहता है? ये तो कहता है कि अंदर का रीजन। ये क्या कहती है? ये कहता है इधर का, और ये वाला क्या कहता है? ये कहता है ऊपर का। देखना, इससे ऊपर सब, इसके इधर सब, और इसके अंदर सब। तो कौन सा रीजन अंडरस्टैंड? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है इसके अंदर का सारा, इसके ऊपर और इसके अंदर का सब, ये नीचे की ओर हो गया। ये वाला क्या कहता है? ये वाली इनइक्वालिटी क्या कहती है? इसके ऊपर सब और इसके आगे सब, पूरा रीजन। ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है? इसके ऊपर के सारे पॉइंट और इसके ऊपर का सारा रीजन। तो कॉमन रीजन कौन सा अंडरस्टैंड? आप आसानी से देख सकते हैं, ये आपका कॉमन रीजन हो गया। ये मेरे पास कॉमन रीजन हो गया, और इसको मैं, आप देखिए, ये आपका कॉमन रीजन। ठीक है, ये रीजन आपका कॉमन रीजन हो गया, जो तीनों इनइक्वालिटीज के अंदर है। तो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को आपने ए कहा है, इस पॉइंट को क्या कहा है? बी कहा है। तो जो आपके पास ओ ए बी ओ, ये रीजन क्या? बाउंडेड, परिबद्ध क्षेत्र, बाउंडेड रीजन। ठीक है दोस्तों, ये बाउंडेड रीजन हो गया। अब देखिए, इस बाउंडेड रीजन में वो सब इसके ऊपर भी है, ये यहां और इसके अंदर के सारे पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं? ये हो गया इसके ऊपर के सारे पॉइंट और इसके अंदर के सारे पॉइंट आपके, ये पूरा जो क्षेत्र हुआ इसका प्रत्येक बिंदु, इसका एक सॉल्यूशन है। इसको वैल्यू जो आएगी, इस रीजन को बोलते हैं फिसेबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र, फिसेबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र। ठीक है,
तो जो भी पॉइंट इसके ऊपर या इसके अंदर पड़ेगा इस जेड की वैल्यू देगा, वही सॉल्यूशन हो जाएगा, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो भी पॉइंट इसके ऊपर आएगा। अब इसके अंदर कितने पॉइंट होंगे? इसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो जेड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसका मैक्सिमाइजेशन करेंगे? क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इसमें कुछ थ्योरम्स हैं कि यदि रीजन बाउंडेड है, यदि रीजन बाउंडेड है, नहीं देखो बाउंड्री बन गई, बाउंडेड रीजन है, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू बोलते हैं उसको, ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी है, इस जेड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? मैं कह रहा हूं जेड के तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके ऊपर पढ़ने वाले पॉइंट, इसके ऊपर पढ़ने वाले पॉइंट, इसके ऊपर पढ़ने वाले पॉइंट और इसके अंदर सब पढ़ने वाले पॉइंट जेड की वैल्यू देंगे। ठीक है, पर अब आपको मैक्सिमम कैसे निकालना है, क्योंकि तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो थ्योरम क्या है? यदि रीजन बाउंडेड है, बाउंडेड रीजन है, ठीक है, फीसेबल रीजन क्या है? बाउंडेड है। सुसंगत क्षेत्र क्या है? परिबद्ध है। आपको लिखना पड़ेगा, जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो आप लिखेंगे सुसंगत क्षेत्र कौन सा है? ओ ए बी ओ एक परिबद्ध क्षेत्र है, परिबद्ध क्षेत्र है। अतः जेड का अधिकतम या न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ेगा। ठीक है दर्शक, क्या है थ्योरम? कि बाउंडेड रीजन है, क्षेत्र क्या है? रीजन बाउंडेड है। ये क्षेत्र कौन सा बना? फीसेबल रीजन है, सुसंगत क्षेत्र है। तो जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां पड़ेगी? इसके वर्टेक्स पे, इसके शीर्षों पे। ए वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स है आपके पास, ओ वर्टेक्स, ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स। ओ के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 0 0, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्टेंट 4, 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4। 3 वर्टिसेस हैं। एक वर्टेक्स आपका वो है ओ 0 0 कोऑर्डिनेट है, एक वर्टेक्स ए हो गया, इसे कोऑर्डिनेट 4, 0 है, एक वर्टेक्स बी है, उससे कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 4 है। तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन 3 वर्टेक्स पर ही पड़ेगा, थ्योरम है। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी ओ एक परिबद्ध क्षेत्र है, अतः जेड का अधिकतम या न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ेगा। आप लिखेंगे फीसेबल रीजन, फीसेबल रीजन ओ ए बी ओ is a bounded region, so the optimum value means maximum or minimum. Optimum value lies on the vertices of bounded region. ठीक है, इतना लैंग्वेज जरूर लिखिए कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसके वर्टेक्स पे पड़ेगा। जो बाउंडेड रीजन है, जो आपके पास फीसेबल रीजन ये हो गया, इसके वर्टेक्स पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पड़ेगी और ऑप्टिमम वैल्यू पड़ेगी। ठीक है, अब मैं एक टेबल बनाता हूं, क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा मिनिमम। अब एक टेबल आप बना देंगे, बस पूरा हो गया 6 नंबर का काम। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, आप बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। अब आप देखिए, यहां पर मैं टेबल बना रहा हूं। एक जगह तो ले लीजिए आप वर्टेक्स, ठीक है,
शीर्ष और एक जगह जेड की वैल्यू लिख लीजिए 3x प्लस 4। एक वर्टेक्स कौन सा है 0, ये तो ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। दूसरा वर्टेक्स है ए, उसे कोऑर्डिनेट है 4,0। तीसरा वर्टेक्स है बी, उसे कोऑर्डिनेट है 0,4। तो यहां पर जेड की वैल्यू कितनी होगी देखिए, x 0 रखे, y 0 रखे तो 0। यहां पर यहां रखे देखिए 4,0, x की जगह पे 4 तो 12 और y की जगह पे 0 तो 0 हो गया। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, नेक्स्ट टाइम 12, और यहां z की वैल्यू कितनी हो रही है, x की जगह पे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, y की जगह पे 4 करेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया। तो ये आपके पास आ गया मैक्सिमम वैल्यू z मैक्सिमम इज इक्वल टू 4। तो आंसर कैसे लिखेंगे, 4 नहीं 16 आंसर लिखेंगे आप। z का अधिकतम मान शीर्ष किस पे, A40 पर पड़ेगा। z का अधिकतम मान ये पर लिख दो 16 शीर्ष इस पर पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, maximum value of z is 16 which lies on the vertex किस पे जस्ट बी, बी था ये मैंने गलत लिख दिया, बी पॉइंट है, ठीक है। बी है 0,4 which lies on the vertex B 0,4। z का अधिकतम मान 16 शीर्ष B 0,4 पर पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 16 which lies on the vertex B 4,0। बस ये क्वेश्चन आपका एकदम से हो गया और पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कितना आसान है, ठीक है। और भी जब तमाम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।